आप सभी का है ना। कल मेरी क्लास परसों सॉरी नहीं हो पाई थी, है ना। मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो आज हम लोग वहीं से चालू करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था। ठीक है। तो राष्ट्रीय राजवंश जो छत्तीसगढ़ में आए थे वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका था। 5 और एक कुषाण राजवंश को करके हम लोग ने 6 राष्ट्रीय राजवंश देखे जिनका प्रभुत्व छत्तीसगढ़ में था, जिनका प्रभाव था छत्तीसगढ़ में, कुछ हिस्सों पे शासन था। ठीक है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बताया था है ना, वो क्या होने वाला था, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंश। अगर आप लोग को आवाज़ नहीं आएगी है ना, तो आप कमेंट करना। चलिए, ठीक। तो आप क्या हेडिंग डालोगे, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश, है ना। अब मैंने जैसे बताया था, क्या बताया था मैंने, कि जो नीचे बस्तर वाला क्षेत्र है वहाँ पे केवल एक राजवंश रहेगा जो कि है नल वंश, है ना। और जो मैदानी भाग है वहाँ पे 7 राजवंश आके शासन करेंगे। तो वो 7 राजवंशों को देखने से पहले जो केवल एक राजवंश है ना, उसको पहले देख लेते जो कि बस्तर क्षेत्र में है। तो पहला जो राजवंश है, नाम क्या लिखोगे, नल वंश, है ना। हेडिंग क्या डालोगे, नल वंश। ब्रैकेट में लिखोगे नल वंश के बाजू में बस्तर क्षेत्र ठीक है। नल वंश लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बस्तर क्षेत्र, है ना। बस्तर क्षेत्र में आया था नल वंश। और इसका जो टाइम है, जो इसका पीरियड है ना, वो लिखेंगे चौथी शताब्दी से 12वीं शताब्दी, है ना। चौथी शताब्दी से 12वीं शताब्दी। ठीक है, ये दो चीज कर लिए। चलिए, अब नलवंश में क्या देख रहे हैं कि इसके समकालीन कौन कौन से राजवंश थे, है ना। अब पूरे भारत में नहीं देखेंगे, जो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में है, जब यहाँ पे नलवंश था तो मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से राजवंश थे जो बड़े थे और जिनसे थोड़ा बहुत इनका कुछ प्रतिरोध चलता रहा हो, है ना। तो पहला कर लेंगे, पहला नाम लिखेंगे, समकालीन लिखेंगे, समकालीन के साइड में डैश देंगे और नाम लिखेंगे पहला राजर्षि तुल्य कुलवंश, है ना। समकालीन राजवंश में जो नलवंश के समकालीन राजवंश है उसमें पहला क्या लिखेंगे, राजर्षि तुल्य कुलवंश। दूसरा लिख लेंगे सरभपुरी राजवंश। दूसरा क्या लिखेंगे, सरभपुरी वंश। तीसरा लिखेंगे पांडुवंश ठीक है, 3 राजवंश लिख लिए। पहला क्या है जो नलवंश के समतुल्य है, राजर्षि तुल्य कुलवंश है। दूसरा है सरभपुरी राजवंश है। तीसरा जो है वो पांडुवंश है। समकालीन भी देख लिए, है ना। इसका ड्यूरेशन भी देख लिए कि कब से कब तक था। ठीक, समकालीन देख लिए। राजधानी देखते हैं। राजधानी जो थी, मैंने जब वाकाटक राजवंश आपको पढ़ाया था, है ना, उस समय ही बता दिया था कि जो नलवंश था उसकी राजधानी क्या थी, पुष्करी। पुष्करी ब्रैकेट में लिखना भोपालपट्टनम। पुष्करी ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, भोपालपट्टनम। ठीक है, ब्रैकेट में लिखोगे भोपालपट्टनम, है ना। चलिए, कहाँ पे है, और ये अभी अगर वर्तमान में देखेंगे तो भोपालपट्टनम कहाँ पे है, बीजापुर में। ठीक है, कहाँ पे है, बीजापुर में है। पहले क्या है, डायरेक्ट बस्तर बोलते थे, लेकिन अगर अभी देखेंगे कि कौन सा जिला है करके तो बीजापुर जिला है। ठीक है। चलिए, समकालीन देख लिए, राजधानी देख लिए, नामकरण। एक एक सॉरी, एक फैक्ट मिलता है कि नलवंश का नामकरण कैसे हुआ, है ना। तो कोंडागांव जो क्षेत्र है, कोंडागांव जो क्षेत्र है वहाँ से नज़दीक समीप पे एक गांव है। गांव का नाम क्या है, नलवाड़ी ग्राम। गांव का नाम क्या है, ये नलवाड़ी, है ना। नलवाड़ी ग्राम कहाँ पे है, कोंडागांव के पास में है। ग्राम का नाम क्या है, नलवाड़ी ग्राम। ये एक स्थान है ना। तो देखिए, नलवाड़ी, यहीं से क्या बना है, नलवंश, यहीं से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। इसके लिए नलवाड़ी से नलवंश बना है।
ठीक है, नामकरण भी समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं कि किन स्रोतों से हमें नलवंश के बारे में, उसकी स्थापना है ना, उसका साम्राज्य, उसके शासक के बारे में जो जानकारी मिलती है, तो वहाँ पे लिखेंगे कुल स्रोत। कुल स्रोत है ना, कितने स्रोत मिले हैं जिनसे हमको जानकारी मिलती है। तो कुल स्रोत लिखे, फिर बाजू में डैश दिए, वहाँ पे लिखना। देखिए अपन क्या क्या कर लिए यहाँ पे, तिथि लिख लिए, 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, समकालीन राजवंश लिख लिए है ना, राजधानी देख लिए, नामकरण देख लिए। अब देखो कि जो नलवंश है ना नलवंश का जो राज्य विस्तार है, कि नलवंश कहाँ से कहाँ तक था और किस शासक के समय में कहाँ पे था, उसकी सीमा क्या थी, फिर जब कोई शक्तिशाली शासक आया तो उसकी राज्य सीमा कहाँ तक विस्तारित हुई, उसके बाद उसके जो शासक है ना, उनका क्रमवार विवरण हो गया। 2 चीज़ें हो गई। तो ये जो है ये एग्जैक्टली नहीं मिलता है ना, जो हूबहू था अद्यावधि जो कहते हैं वो नहीं मिलता है, ठीक है। मिलता भी है लेकिन एकदम सीमित मात्रा में, कम मात्रा में मिलता है, सीमित मात्रा में मिलता है, ठीक है। जो जानकारी है बहुत ही कम है, अत्यल्प जानकारी मिलती है, जो कि नलवंश की जानकारी है वो, ठीक है। कुछ थोड़े से अभिलेख मिलते हैं, थोड़े से अभिलेख मिलते हैं। थोड़े से अभिलेख को अपन लिख सकते हैं, केवल 5 उत्कीर्ण लेख मिलते हैं जो नलवंश के हैं, ठीक है। 5 उत्कीर्ण लेख मिल रहे हैं जो नलवंश के हैं। मैंने क्या कहा है कि सीमित जानकारियाँ मिल रही हैं, जो स्रोत हैं बहुत सीमित हैं। तो पहले क्या लिख लिए, 5 उत्कीर्ण लेख हैं, और वो शिला लेख भी हो सकते हैं, ताम्रपत्र लेख भी हो सकते हैं, है ना, काष्ठ अभिलेख भी हो सकते हैं, प्रस्तराभिलेख भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो 5 उत्कीर्ण लेख हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। कुछ सोने के सिक्के मिले हैं, 5 उत्कीर्ण लेख हैं और कुछ सोने के सिक्के, एकदम सीमित मात्रा में। सिक्के कैसे हैं, सोने के, ठीक है, कुछ सोने के सिक्के मिले हैं। तो कुल स्रोत भी देख लिए, ठीक। अन्य स्रोत में देख ले, कुल स्रोत में ही लिख लेना 5 उत्कीर्ण लेख, कुछ सोने के सिक्के, और अन्य जो राजवंश थे इनके समकालीन थे, इनके बाद थे, इनके आगे पीछे जो नलवंश के बारे में जानकारी देते हैं, है ना। तो वैसा अगर देखेंगे तो अन्य वंशों के लेख, है ना, अन्य वंशों के लेख एक तीसरा माध्यम हो गया, एक तीसरा स्रोत हो गया नलवंश के बारे में जानकारी मिलने का, ठीक है। तो नलवंश की जानकारी हमें किन किन चीज़ों से मिलती है, 5 उत्कीर्ण लेख हैं जो कि नलवंश के हैं, है ना, नलवंशी शासकों के हैं, ठीक है। कुछ सोने के सिक्के हैं, ये भी नलवंशी शासकों के हैं, ठीक, ये भी नलवंशी शासकों के हैं, कुछ सोने के सिक्के हैं, ठीक। इसके अलावा हमको क्या मिलता है कि जो अन्य राजवंश हैं, अन्य राजवंश जो समकालीन रहे होंगे नलवंश के, या आगे पूर्व या उत्तर में रहे होंगे, ठीक है, पहले या बाद में रहे होंगे, उनमें जो नलवंश का वर्णन है, नलवंश से संबंधित जो जानकारियां हैं, कुछ सीमित जानकारियां उन लेखों में भी मिलता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। तो ये जो 3 स्रोत हैं, इन्हीं के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि नलवंश कैसा रहा होगा, उसके शासकों ने क्या किया होगा, उनका शासन क्षेत्र कहाँ पे रहा होगा, किन क्षेत्रों पे उन्होंने कार्य किया होगा, किन राज्यों पर उन्होंने आक्रमण किया होगा, किन राज्यों से उनके मित्रता संबंध रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी या बाद में ले लेना, ठीक है। अब देखना इनका जो था राज्य विस्तार या फिर राज्य क्षेत्र लिख सकते हैं ना, तो क्या लिखोगे सब हेडिंग में, राज्य विस्तार, राज्य विस्तार। इसका अर्थ क्या होता है राज्य विस्तार का, कि राज्य कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है। एक मोटा मोटा अपने जहन में ख्याल में देखो, है ना, मैप में नहीं जाना है, मैप को सोचो कि मैंने जो बताया है, ठीक है। मैप में क्या है, छत्तीसगढ़ का भी कहाँ पे पड़ रहा है, नलवंश कहाँ पे है, बस्तर वाले क्षेत्र में, पूरा का पूरा बस्तर संभाग है। कांकेर धमतरी, धमतरी नहीं है बट फिर भी है ना, जो कांकेर का उत्तरी हिस्सा है जो धमतरी वाला है, वहाँ से लेके पूरा सुकमा तक,
जो पूरा का पूरा बस्तर संभाग है वो क्या है, पूरा नलवंश है। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग के पूर्व में देखेंगे तो क्या है, महाराष्ट्र है ना। तो महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से लेकर के, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से लेकर के, कुछ हिस्से है ना महाराष्ट्र के कुछ हिस्से सम्मिलित थे, ये पूर्व की बात हो गई। मध्य में क्या आ गया, बस्तर आ गया, ठीक है। इसके बाद पश्चिम दिशा में गए तो क्या आ गया, जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा का पश्चिमी क्षेत्र, कुछ हिस्सा लिख लेना, या फिर पश्चिमी हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा या फिर पश्चिमी हिस्सा, ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये राज्य विस्तार भी देख लिए कि कहाँ से कहाँ तक था। बस्तर, ये उड़ीसा में एक जगह लिख लेना ब्रैकेट में साइड में, कोरापुट है ना, कोरापुट। तो इसके राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, महाराष्ट्र में विदर्भ लिख लेना यहाँ पे है ना, महाराष्ट्र में भी विदर्भ लिख लेना। विदर्भ बताया हूं ना कौन सी जगह को कहते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में विदर्भ जो स्थान है वहां से लेके अगर पश्चिम की ओर चलते हैं तो पूरा का पूरा बस्तर वाला संभाग, उसके बाद थोड़ा सा और पश्चिम चलते हैं तो उड़ीसा का कोरापुट वाला हिस्सा है ना, या फिर उड़ीसा का पश्चिमी हिस्सा। उड़ीसा का पश्चिमी हिस्सा मतलब छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य वाले का पश्चिमी हिस्सा, और उड़ीसा का छत्तीसगढ़ का पूर्वी हिस्सा और उड़ीसा का पश्चिमी हिस्सा, ठीक। अगर ऐसा नहीं करना है तो कोरापुट करके याद कर लेना, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जिसको लेना है। चलिए, ये तक यहाँ तक हो गया। एक लाइन इसमें और लिख लेना, इसमें एक लाइन क्या लिखोगे कि जो नलवंश था है ना, नलवंश जो था बस्तर क्षेत्र में, हाँ इसमें एक लाइन लिख लेना, बस्तर में है ना, बस्तर में प्रथम स्थायी शासन था इनका है ना। इससे पहले जो भी शासन थे, जिन भी राजवंशों के थे, वो कुछ समय के लिए थे, कुछ हिस्सों पर थे, पूरे हिस्से पर नहीं था है ना, कुछ हिस्सों पर था, टुकड़े टुकड़े में, कुछ समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए। उसको स्थायी शासन नहीं कहेंगे, उसको अस्थायी शासन कहेंगे, ठीक है। तो बस्तर में प्रथम स्थायी शासन, बस्तर में प्रथम स्थायी शासन, ठीक है, किसके द्वारा, नलवंशी शासकों के द्वारा। तो बस्तर में प्रथम स्थायी शासन किसका, नलवंश का, ठीक है। और बस्तर में दूसरा लाइन क्या लिखोगे बस्तर में सर्वप्रथम मुद्रा का चलन, ठीक है। बस्तर में सर्वप्रथम मुद्रा का चलन कहाँ से हुआ, नलवंश के समय से है ना। जब नलवंश आया उसी समय में बस्तर में क्या दिखा, एक स्थायी शासन की नींव डली वहाँ पे है ना, जो कि कब तक से चली, कुल मिलाकर के 800 साल तक से, ठीक है। 800 साल तक से इनका साम्राज्य रहा, कहाँ पे, दंडकारण्य क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र में, जिसमें उड़ीसा के भी कुछ हिस्से शामिल थे और महाराष्ट्र के भी है ना। उसी समय क्या हुआ, बस्तर क्षेत्र में सबसे पहली बार मुद्रा का जो चलन है वो किनके द्वारा किया गया, नलवंशी शासकों के द्वारा ठीक है। चलिए, इतनी जानकारी हो गई। अब यहाँ पे लिखना
शासक, हेडिंग क्या डालेंगे, शासक, शासक। अब जो शासक हुए हैं जो नल वंश में, है ना, उनके बारे में जानकारी देखते हैं, जो कि यही बहुत अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, यही है। टोटल कितने शासक पढ़ेंगे, 12 शासक, है ना। लेकिन जो कुछ शासक हैं उनकी जानकारी कुछ भी नहीं है, एकदम नील है, नगण्य, है ना। और जो कुछ शासक हैं जिनकी जानकारी अधिक है, उनके बारे में हम वाकाटक राजवंश के इतिहास के समय में पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा क्या है, रिकॉल हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखना, सबसे पहले नंबर पे कौन आएंगे, यहाँ पे शिशुक। नाम क्या लिखोगे, शिशुक, शिशुक। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको क्या रहेगा, संस्थापक में वराहराज दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए संस्थापक कि नलवंश का संस्थापक, केवल और केवल संस्थापक ये वर्ड यूज हो कि नलवंश का संस्थापक कौन है, तो क्या आएगा उसमें, शिशुक, है ना। तो यही कौन थे, संस्थापक थे। क्या थे ये, संस्थापक थे। नल राजवंश के संस्थापक कौन थे, शिशुक थे। इनके बाद दो और शासक आते हैं। ठीक है, एक दूसरा नाम लिखना, वृषभ राज। दूसरा नाम क्या लिखेंगे, वृषभ राज। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि क्या वृषभ राज नलवंश के शासक थे, तो वहां पे उत्तर क्या होगा, नहीं। ठीक है, इनके शासक होने का कहीं पे भी कोई भी उल्लेख या प्रमाण नहीं मिलता है। केवल और केवल क्या मिलता है, इनके द्वारा सत्ता संचालन का, है ना। सत्ता संचालन, यहां पे लिख दे रहा हूं, शासक नहीं, है ना। नहीं या हाँ, ये पता नहीं है कुछ भी। ठीक है, शासक हो भी सकते हैं, क्या पता कहीं पे लिखा ना हो, लिखा रहा होगा, मिट गया होगा। ठीक है, ये भी है। तो इनके द्वारा सत्ता का जो संचालन है, हो सकता है ये कुछ समय के लिए रहे होंगे, है ना, कार्यवाहक रहे होंगे कुछ समय के लिए, जिस समय शासक को कुछ हो गया रहा होगा, या फिर अगर कभी कभी क्या होता था किसी कारणवश जब शासक कहीं और चले जाते थे, या फिर युद्ध में और किसी कारण से कहीं पे और, तो क्या है, जो राज्य की जो राज्य का जो वो है, जो सत्ता है, वो किसी ना किसी के हाथ में देके जाते थे। ठीक है, और इसका एकदम बहुत बढ़िया उदाहरण जब हम पढ़ेंगे तो कलचुरी राजवंश में पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी समाप्ति के समय। ठीक, तो वृषभ राज अगर आए तो शासक थे या नहीं थे, इनकी पुष्टि नहीं होती है। केवल और केवल क्या लिखा है कि सत्ता के संचालक रहे थे, है ना, सत्ता संचालन का इनके द्वारा प्रमाण मिलता है। तीसरा लिखना है यहाँ पे, सभी जानते हैं, व्याघ्रराज। व्याघ्रराज, ये व्याघ्रराज कौन है, नाम सुना सुना सा लग रहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त वाकाटक राजवंश के समय में जब समुद्रगुप्त, है ना, दक्षिणापथ अभियान के समय जब छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आए, तो मैदानी क्षेत्र में मिले उनको महेंद्र सेन, है ना। लेकिन जब दंडकारण्य क्षेत्र के हिस्से में आए, महाकांतार क्षेत्र में आए, तो उनको एक शासक मिला था सिहावा वाले क्षेत्र में, है ना। जो अभी वर्तमान का सिहावा वाला क्षेत्र है वो दंडकारण्य के हिस्से में ही है। ठीक है, वहां पे कौन मिला था, व्याघ्रराज, वो यही व्याघ्रराज है ना। तो यहाँ पे बस एक चीज लिखना व्याघ्रराज के समय में, कि समुद्रगुप्त ने जब इनको पराजित किया था, है ना, समुद्रगुप्त ने जब इनको पराजित किया था, समुद्रगुप्त ने क्या किया था, इनको पराजित किया था। तो पराजित करने के बाद समुद्रगुप्त ने एक उपाधि धारण की थी, है ना। समुद्रगुप्त ने क्या किया था, पराजित करने के बाद एक उपाधि धारण की थी। ठीक है, एक उपाधि धारण की थी, और उस उपाधि का नाम क्या था, व्याघ्रहंता। ठीक है,
अगर क्वेश्चन आ जाए कि समुद्रगुप्त की छत्तीसगढ़ में उपाधि क्या थी या छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो वो क्या है, व्याघ्रहंता। व्याघ्रहंता क्यों? क्योंकि व्याघ्रराज नाम का एक शासक था जो कि दंडकारण्य क्षेत्र में शासन करता था, है ना, जो कि नल वंश का शासक था। उसको पराजित करने के बाद समुद्रगुप्त ने उसी के नाम से संबंधित, है ना, एक उपाधि व्याघ्रहंता, है ना, क्योंकि व्याघ्र को उसने पराजित किया था, व्याघ्रराज को, है ना, तो इसके लिए उपाधि क्या उन्होंने धारण की, व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की। देखिए 3 शासक यहीं पे हो गए। ठीक, चलिए पहला क्या है, शिशुक, जो क्या है, संस्थापक है। दूसरा कौन है, वृषभराज, जिसके द्वारा सत्ता संचालन का प्रमाण तो मिलता है किंतु वो शासक थे या नहीं इसका प्रमाण नहीं मिलता है। तीसरे शासक है व्याघ्रराज, है ना, जो कि समुद्रगुप्त के समय में समुद्रगुप्त से पराजित हुए थे, और समुद्रगुप्त ने क्या उपाधि धारण की थी, व्याघ्रहंता की। चलिए चौथा शासक लिखना है यहाँ पे, वराहराज। चौथा शासक क्या लिखेंगे, वराहराज। अब ये जो वराहराज है, कहीं कहीं पे आपको बुक में या किसी के नोट्स में या वीडियोस में आपको क्या मिलेगा कि नलवंश के जो संस्थापक थे वो वराहराज थे। ठीक है, वराहराज का नाम क्या मिलेगा, संस्थापक के रूप में मिलेगा आपको। कहाँ पे, बहुत सारी बुक्स में। ठीक, या फिर जब क्वेश्चन भी आएगा तो आपको फंसाने के लिए वराहराज को संस्थापक की, नलवंश के संस्थापक इनमें से कौन थे, कथन में दे दिया जा रहेगा, उसमें वराहराज का नाम रहेगा। तो इसमें संस्थापक नहीं लिखना है, इनको क्या लिखना है, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, बहुत से राजवंश पढ़ते हैं ना जिसमें एक नींव डल जाए रहती है किसी भी राजवंश की, उसके पश्चात जिस शासक के समय में उस राज्य की उन्नति होती है सबसे अधिक, है ना, जो सबसे पहले आएगा उसके बाद, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो ये कौन थे, वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, वराहराज कौन थे, वास्तविक संस्थापक थे। इनके समय में जो यहाँ पे मैंने बताया था कि कुल स्रोत जो मिले हैं जिससे नलवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, कुल जानकारियाँ, उसमें क्या था, 5 उत्कीर्ण लेख था, 5 उत्कीर्ण लेख था। ठीक है, उसके बाद क्या था, कुछ सोने के सिक्के थे। क्या था, कुछ सोने के सिक्के थे। तो ये जो कुछ सोने के सिक्के थे ना, वो यहीं पे थे। तो कोंडागांव के पास एक गांव है, कोंडागांव के पास एक और गांव है। ठीक है, कोंडागांव गांव नहीं है, कोंडागांव के पास एक और गांव है, गांव का नाम है एडेंगा। एडेंगा, ठीक है, एडेंगा ग्राम। क्या है गांव का नाम, एडेंगा। ठीक है, कोंडागांव के पास एक ग्राम है, उसका नाम क्या है, एडेंगा। और वो जो एडेंगा ग्राम है, यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे 32 स्वर्ण सिक्के, है ना, नलवंश के। कितने स्वर्ण सिक्के मिले हैं, 32 स्वर्ण सिक्के मिले हैं। कौन से राजवंश के हैं, नलवंश के हैं। ठीक है, तो ये जो 32 हैं, इस 32 में जो 29 है, 29 है ना, 32 में से 29, 32 में से जो 29 हैं जो स्वर्ण सिक्के, वो किसके हैं, वराहराज के हैं। ठीक है, 32 में से 29 किसके हैं, वराहराज के हैं। 32 स्वर्ण सिक्कों में से 29 स्वर्ण सिक्के किसके हैं, वराहराज के हैं। ठीक है, बाकी के जो 3 हैं, उसमें से एक है आपका भौदत्त वर्मा का, नाम याद आ रहा है, भौदत्त वर्मा
नलवंशी शासक, है ना। एक जो है किसका है, भवदत्त वर्मा का, और बाकी जो दो रह गया वो किसका है, अर्थपति भट्टारक का, अर्थपति भट्टारक का। ठीक है। टोटल कितने स्वर्ण सिक्के मिलते हैं कोंडागांव में, एडेंगा ग्राम में, कोंडागांव के एडेंगा ग्राम में कितने स्वर्ण सिक्के मिलते हैं, 32, 32 स्वर्ण सिक्के। ठीक है। उस 32 स्वर्ण सिक्कों में से जो 29 है, 29, वो किसके हैं, वराहराज के, जिसका शासनकाल अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। जो कि वास्तविक संस्थापक थे नलवंश के। 29 जो सिक्के थे वो किसके थे, वराहराज के थे। उसके बाद जो बाकी 3 सिक्के रह जाते हैं उसमें से एक किसका है, भवदत्त वर्मा का। एक सिक्का जो है वो भवदत्त वर्मा का है 32 में से, और जो 2 सिक्का है वो किसका है, अर्थपति भट्टारक का। ठीक है। 4 शासकों का समझ आ गया आपको यहाँ पे। और जो स्रोत थे, स्रोत में जो कुछ स्वर्ण सिक्के थे, वो स्वर्ण सिक्के कहाँ से आए, केवल इतने ही स्वर्ण सिक्के जिनके बाद जानकारी मिलती है, जिनसे जानकारी मिलती है नलवंश की। ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये 4 शासक देख लिए। पहला था शिशुक, है ना, जो कि क्या है, संस्थापक है नल राजवंश का, है ना। दूसरा जो शासक देखे, क्या देखे, वृषभराज। वृषभराज कौन है, सत्ता का संचालन बस किया जिसने, शासक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तीसरा जो है वो व्याघ्रराज, जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, और समुद्रगुप्त ने क्या उपाधि धारण की थी, व्याघ्रहंता की, है ना। और इधर क्या देखे, नलवंश में शुरू में हम जो उनके समकालीन राजवंश थे, राजर्षि तुल्य कुलवंश, सरवपुरी राजवंश और पांडुवंश। उसके बाद राजधानी देखे, पुष्करी भोपालपट्टनम, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ है, बीजापुर में। ठीक। नामकरण के लिए कोंडागांव के पास में एक गांव है, नलवाड़ी ग्राम, नलवाड़ी ग्राम। कुल स्रोत जो देखे वो क्या देखे, 5 उत्कीर्ण लेख मिले हैं जो कि नलवंशी शासकों के हैं। ठीक है। कुछ सोने के सिक्के मिले हैं जो कि वराहराज के समय में हमने देख लिए। अच्छा, चौथा शासक जो देखे हैं वो कौन है, वराहराज है। 32 सोने के सिक्के कोंडागांव के एडेंगा ग्राम से, उसमें से 29 किसके हैं, वराहराज के। वराहराज कौन है, वास्तविक संस्थापक है नलवंश का। ठीक है। 2 सिक्के जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, 2 सिक्के जो मिले हैं वो अर्थपति भट्टारक के मिले हैं, और एक सिक्का जो है वो किसका है, भवदत्त वर्मा का है। ठीक। अभी जो 4 शासक देख लिए हैं, इसके बाद अब थोड़ा सा रुक जाते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे सब हेडिंग डालना, 4 शासकों के बाद स्रोत। ठीक है। जो कुल स्रोत देखे थे ना, वो कुल स्रोतों में बताया था कि कौन सा स्रोत, कितने स्रोत हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है। बट यहाँ पे क्या देखेंगे, स्रोत, जो 5 स्रोत मिले हैं, है ना, उनका नाम कहाँ से मिले हैं, किनके थे, क्या था, पूरा डिटेल। उसके बाद वापस जब शासक पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक। तो जो सबसे पहले जो स्रोत पे लिखेंगे, वो जो 5 उत्कीर्ण जो लेख थे ना, 5 उत्कीर्ण लेख, कौन से राजवंश के, नलवंश के, है ना। ध्यान से, जो 5 उत्कीर्ण लेख रहेंगे ये नलवंश के रहेंगे, केवल और केवल नलवंश के। ठीक। तो इसमें पहला जो लिखोगे, पहला जो लिखोगे वो आप लिखोगे रिद्धिपुर ताम्रपत्र, रिद्धिपुर ताम्रपत्र। पहला स्रोत में क्या लिखेंगे,
रिद्धिपुर ताम्रपत्र, ठीक है। और ये था किसका रिद्धिपुर ताम्रपत्र? भवदत्त वर्मा का। ये पढ़ चुके हैं, वाकाटक राजवंश में है ना, भवदत्त वर्मा का था। कहाँ पे है रिद्धिपुर ताम्रपत्र, कहाँ से मिला था? महाराष्ट्र में अमरावती से, ठीक है। ये हो गया। भवदत्त वर्मा भी कौन थे? नलवंशी शासक। ये नहीं लिख रहा हूँ है ना, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी जो 5 उत्कीर्ण लेख अभी है वो किसके रहेंगे? नलवंश के रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र है। दूसरा लिखना केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। अभी ताम्रपत्र चल रहा है ना, शिलालेख नहीं। पहला कौन सा था? रिद्धिपुर। दूसरा है केसरी बेड़ा। इसके बारे में भी पता है, केसरी बेड़ा पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी पता है ना, केसरी बेड़ा। ये किसका है? अर्थपति का, अर्थपति भट्टारक का। अर्थपति भट्टारक का। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है कहाँ पे? कोरापुट। अभी राजधानी ये जो क्षेत्र राज्य क्षेत्र जो है ना, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? विदर्भ महाराष्ट्र से लेके उड़ीसा कोरापुट तक था, वहां तक था ना। तो यहाँ से कोरापुट से भी मिल गया, वहां से महाराष्ट्र से भी मिल गया। महाराष्ट्र से क्या मिला? रिद्धिपुर ताम्रपत्र भवदत्त वर्मा का, महाराष्ट्र के अमरावती से। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र कोरापुट उड़ीसा से। ये किसका है? अर्थपति भट्टारक का। उड़ीसा से है ना, ठीक। तीसरा लिख लेंगे तीसरा लिख लेंगे पोड़ागढ़ शिलालेख। पहला जो दो था वो क्या है? ताम्रपत्र है। तीसरा जो है वो तीसरा जो है वो शिलालेख है, ठीक है। पोड़ागढ़, पोड़ागढ़, ठीक है। पोड़ागढ़ शिलालेख है। ये किसका है? इसके बारे में भी जानते हैं सब, स्कंद वर्मा, स्कंद वर्मा, ठीक है। भवदत्त वर्मा के बारे में भी जानते हैं, जिसने वाकाटक राजवंश के नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण करके पराजित किया था। अर्थपति भट्टारक के ऊपर नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वी सेन ने आक्रमण करके अर्थपति भट्टारक को पराजित किया था, जहां पे अर्थपति भट्टारक की मृत्यु हो गई थी। फिर स्कंद वर्मा जो अर्थपति का अनुज था, इसने किसके ऊपर आक्रमण किया था? पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र देवसेन या पृथ्वीसेन द्वितीय, दोनों एक ही नाम है, उसके ऊपर आक्रमण किया था। तो ये जो है ये सीक्वेंस चलते रहेगा, है ना। इसने उसके ऊपर, उसके पुत्र ने उसके ऊपर, उसके पुत्र ने उसके ऊपर, ठीक। तो स्कंद वर्मा पोड़ागढ़ शिलालेख। स्कंद वर्मा पोड़ागढ़ कहाँ पे है? पोड़ागढ़ शिलालेख कहाँ पे है? जयपुर। एक जगह है जयपुर, जयपुर नहीं, जयपुर। जयपुर भी लिख सकते हो, लेकिन ए की मात्रा है ज के ऊपर, है ना। जयपुर कहाँ पे है? जयपुर उड़ीसा में। जयपुर उड़ीसा में है, ठीक है। स्कंद वर्मा का पोड़ागढ़ शिलालेख जो कि है जयपुर उड़ीसा में। ये चीज हो गई। तीसरा है ये। चौथा क्या लिखेंगे? 3 हो गया ना, ठीक। चौथा बहुत फेमस है, सबको पता है, जो छत्तीसगढ़ में है, जो छत्तीसगढ़ियाँ हैं, ठीक है। फरवरी के समय पे मेला कहाँ पे लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन। कहाँ पे लगता है? ठीक है, राजिम। तो चौथा जो है वो राजिम शिलालेख,
ठीक है। राजिम शिलालेख किसका है ये? विलास तुंग का, विलास तुंग का राजिम शिलालेख कहाँ पे है बताना पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है। अब अगर जिसको ये रहेगा कि सर नलवंशी शासकों का जो राज्य क्षेत्र है वो तो बस्तर क्षेत्र है, तो ये राजिम कहाँ से पहुँच गए? तो जब विलासतुंग पढ़ेंगे, विलासतुंग के शासन के बारे में जब जानकारी पढ़ेंगे तब वो चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। चौथा क्या है? राजिम शिलालेख विलासतुंग का। अब उसके बाद देखना, पांचवा लिखना पंडिया पाथर, पंडिया पाथर है ना, पंडिया पाथर ताम्रपत्र, पंडिया पाथर ताम्रपत्र किसका है? पंडिया पाथर ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय लिखना है यहाँ पे, है ना, भीमसेन द्वितीय। पंडिया पाथर ताम्रपत्र जो है वो किसका है? भीमसेन द्वितीय का। ये जगह भी कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है, ये भी समझ आया। चलिए, तो जो 5 उत्कीर्ण लेख मिले हैं, जो 5 उत्कीर्ण लेख मिले हैं और जो नलवंश के हैं, 5 उत्कीर्ण लेख और जो नलवंश के हैं, अगर नलवंश का पूरा नहीं भी पढ़ोगे ना और ये 5 भी पढ़ लिए ना, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, यहीं से ही आता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो वो जो शासक है उनकी जानकारी यहीं से निकली है और जो एकदम छोटी छोटी सी जानकारियां हैं, ठीक है। तो जो 5 उत्कीर्ण लेख मिलते हैं जो नलवंश के शासकों के हैं, उसमें जो पहला है, पहला और दूसरा ताम्रपत्र है, ठीक है। पहला और दूसरा क्या है? ताम्रपत्र है। पहला क्या है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र। पहला क्या है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र है, जो कि भवदत्त वर्मा का है और इनका शासन कहाँ से चालू हुआ था? महाराष्ट्र से। तो पहला ताम्रपत्र कहाँ पे मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा, महाराष्ट्र में अमरावती में रिद्धिपुर ताम्रपत्र भवदत्त वर्मा का। उसके बाद कहाँ पे खत्म हो जाता है? उड़ीसा में। कहाँ पे? कोरापुट में। तो दूसरा ताम्रपत्र कहाँ पे मिलेगा? कोरापुट में। क से कोरापुट और क से केसरी बेड़ा, ये भी ताम्रपत्र है। क से कोरापुट, क से केसरी बेड़ा, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र कहाँ पे? कोरापुट में, ठीक है। और ये किसका है? अर्थपति भट्टारक का। ये सीक्वेंस से जमा के दे दिया हूँ। अगर अब शासन पढ़ेंगे तो भवदत्त वर्मा आएगा, भवदत्त वर्मा के बाद अर्थपति भट्टारक आएगा, फिर स्कंद वर्मा आएगा, फिर विलासतुंग आएगा, फिर भीमसेन द्वितीय आएगा, ठीक है। चलिए, तो 2 ताम्रपत्र हो गए, भवदत्त वर्मा के और अर्थपति भट्टारक के, रिद्धिपुर और केसरी बेड़ा, 2 चीजें हो गई, ठीक। तीसरा जो है वो क्या है? शिलालेख। तीसरा और चौथा क्या है? शिलालेख। तो जो तीसरा शिलालेख है वो कहाँ से है? पोड़ागढ़ शिलालेख। स्कंद वर्मा या स्कंद वर्मन, कहीं कहीं पे आपको स्कंद वर्मन भी लिखा रहेगा, ठीक है। स्कंद वर्मा या स्कंद वर्मन का पोड़ागढ़ शिलालेख, जो कि है जयपुर उड़ीसा, जयपुर उड़ीसा में, ठीक। 3 हो गए। चौथा शिलालेख जो है वो सबको पता है, राजिम में है, विलासतुंग द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। विलासतुंग का खुदवाया गया था, सॉरी विलासतुंग का शिलालेख, राजिम शिलालेख विलासतुंग का। 5वां और अंतिम क्या है? पंडिया पाथर। अब फिर से क्या आ गया? ताम्रपत्र आ गया, जहां से स्टार्ट हुआ था। पंडिया पाथर ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय। ये भीमसेन का 3 नाम मिलेगा, ठीक है। जब भीमसेन को पढ़ेंगे तब बताऊंगा। यहाँ पे भीमसेन द्वितीय इसलिए लिखा हूँ क्योंकि पंडिया पाथर ताम्रपत्र में जो इसका नाम है वो भीमसेन द्वितीय ही लिखा हुआ है। पंडिया पाथर कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। ये 5 जो लेख हैं वो किसके हैं? नलवंशी शासकों के। इसके अलावा स्वर्ण के सिक्के जो कि नलवंशी शासकों के हैं, 32 स्वर्ण के सिक्के कोंडा गांव के एडेंगा ग्राम से, ठीक है। ये समझ आ गया। अब देखना, जो अन्य स्रोत में जो मैंने कहा था, है ना, अन्य स्रोत, ये क्या है? उत्कीर्ण लेख जो नलवंशी शासकों के हैं।
अन्य लेख लिख लेते हैं यहाँ पे, अन्य लेख। अन्य लेख किसके? अन्य राजवंशों के, अन्य राजवंशों के, ठीक है। अन्य लेख अन्य राजवंशों के। इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक क्या मिलता है? क्या मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। सबसे पहले क्या मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति मिलता है, ठीक। सबको पता है कि हरिशेन द्वारा लिखा गया था, बता चुका हूं पहले ही, हरिशेन द्वारा, है ना। अब हरिशेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ये हो गया। चलिए, पहला जो है वो क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, हरिशेन। जो अन्य लेख जिसमें नलवंश के बारे में या नलवंश से संबंधित जानकारी मिलती है। ये हो गया। दूसरा है, दूसरा लिखना उदयेंदिरम ताम्रपत्र, ठीक है। उदयेंदिरम, लिख लोगे ये है ना, येंदिरम, उदयेंदिरम ताम्रपत्र, उदयेंदिरम ताम्रपत्र, ठीक है। अब ये किसका था? ये था नंदीवर्मन का, नंदीवर्मन द्वितीय। और ये नंदीवर्मन कौन था? ये था पल्लव वंश के, है ना। पल्लव वंश के थे ये, है ना। नंदीवर्मन द्वितीय कौन से राजवंश के थे? पल्लव वंश के। उनका ताम्रपत्र क्या मिलता है? उदयेंदिरम ताम्रपत्र, जो कि नंदीवर्मन द्वितीय का है, ठीक। और नंदीवर्मन कौन है? पल्लव वंश के एक शासक थे, ठीक। पहला क्या मिला? प्रयाग प्रशस्ति, हरिशेन समुद्रगुप्त वाला। दूसरा है उदयेंदिरम ताम्रपत्र, है ना, पल्लव वाला, ये पल्लव वंश वाला नंदीवर्मन, है ना। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख ये किसका है? पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय कौन है? ये चालुक्य हैं, चालुक्य वंश के थे, है ना। जो 5 उत्कीर्ण लेख हैं जो कि नलवंशी शासकों के हैं, और जो सिक्के हैं जो सोने के हैं जो मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा जो अन्य लेख है जो कि अन्य राजवंशों के हैं, जिसमें नलवंशों से संबंधित जानकारियां मिलती हैं, उसमें सबसे पहले क्या आता है? प्रयाग प्रशस्ति आता है, हरिशेन वाला, समुद्रगुप्त वाला, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आता है उदयेंदिरम ताम्रपत्र, नंदीवर्मन द्वितीय का, और नंदीवर्मन पल्लव वंश के। तीसरा जो आता है वो ऐहोल अभिलेख आता है, ऐहोल अभिलेख आता है, ठीक है। ऐहोल अभिलेख किसका? पुलकेशिन द्वितीय का, और ये चालुक्य वंश के थे। देखो, नंदीवर्मन पल्लव वंश के और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के, ठीक है। पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख और नंदीवर्मन का उदयेंदिरम ताम्रपत्र, है ना, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया? अब चलिए एक चीज सुनना, है ना। जो नल वंश आया उसके पहले, कितने पहले, बहुत पहले, टाइम का नहीं पता है, उनके पहले भी नल वंश था, ठीक है। अब ये जानकारी कहाँ पे मिलती है? पौराणिक जानकारी मिलती है। जो पहले जो धर्म ग्रंथ लिखे गए थे या और भी जो ग्रंथ लिखे गए थे धार्मिक ही रहे थे, है ना,
उसमें नलवंश के बारे में जानकारी है, और वो यह नलवंश नहीं है जो छत्तीसगढ़ में अभी बता रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, ये नलवंश नहीं है। लेकिन अलग अलग तर्कों के माध्यम से, अलग अलग शब्दों के माध्यम से ये जो नलवंश है, ये अपना संबंध जो पौराणिक नल हैं, ठीक है, जो पौराणिक नलवंश है उनसे अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास करते रहे। जब तक ये नलवंश था, शासन में था, तो इन्होंने क्या किया, हर किसी माध्यम से, साहित्यिक माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, ठीक है, लेखों के माध्यम से, जैसा भी हो, जो पौराणिक नलवंश था उससे अपना संबंध स्थापित करने में लगे थे, है ना। लेकिन यह प्रमाणित कभी भी नहीं कर पाए कि हम वही नल हैं, ये प्रमाण ही नहीं दे पाए, है ना, कि हम वो नल थे। ट्राई बहुत किए लेकिन फेल हो गए। समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हो गया, है ना। अब वापस शासक की ओर चलते हैं, वापस शासक की ओर चलते हैं। कितने शासक देख लिए थे? 4 देख लिए थे। शिशुक हो गया था, ऋषभ राज हो गया था, व्याघ्र राज हो गया था, और वराह राज हो गया था, है ना। अब 5वां शासक अपन क्या डालेंगे? वराह राज के बाद वराह राज का पुत्र, है ना। वराह राज के बाद वराह राज का पुत्र कौन आएगा? भौदत्त वर्मा, ठीक है। 5वां शासक क्या हेडिंग डालेंगे? भौदत्त वर्मा। अच्छा, वराह राज में तिथि लिख लेना। वराह राज में क्या लिखोगे? एक मोटा मोटा, है ना, पूछेंगे नहीं लेकिन फिर भी लिख लेना। वराह राज में लिखना 400 से 440 ईस्वी, ठीक है, 400 से 440 ईस्वी, ठीक। चलिए अब जो 5वें क्रम के शासक हैं, 5वें क्रम के जो शासक हैं कौन आएंगे? भौदत्त वर्मा, ठीक। और ये किसके पुत्र थे? वराह राज के पुत्र थे, है ना। ये वराह राज के पुत्र थे, भौदत्त वर्मा। भौदत्त वर्मा की तिथि में लिख लेना, पिता का था 400 से 440, 40 वर्षों का, तो पुत्र का क्या रहेगा? 40 का आधा, 440 से 460, 440 से 460, भौदत्त वर्मा। अब भौदत्त वर्मा में ही लिखना कि ये शिव के उपासक थे, शिव के उपासक थे। अब शिव के उपासक रहेंगे तो धर्म कौन सा रहेगा? शैव धर्म, इसलिए शैव धर्म, ठीक है। शिव के उपासक थे अर्थात शिव की पूजा करते थे, इसलिए शैव धर्म के थे, ठीक। इनका ताम्रपत्र कौन सा था? ताम्रपत्र कौन सा था? रिद्धिपुर ताम्रपत्र था। अब रिद्धिपुर ताम्रपत्र में जो जानकारी मिलती है वो क्या मिलता है? भौदत्त वर्मा के बारे में कहानी वाकाटक राजवंश में पढ़ चुके थे। इन्होंने क्या किया था? आक्रमण किया था। आक्रमण किया था किसके ऊपर? नरेंद्र सेन। वाकाटक राजवंश। और परास्त कौन हुआ था? नरेंद्र सेन। परास्त कौन हुआ था? नरेंद्र सेन। इसकी राजधानी जो थी
जो नंदीवर्धन जो राजधानी थी, राजधानी को क्या कर दिया था इसने, तहस नहस या नष्ट कर दिया था पूरी तरीके से। कहानी वापस से एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वाकाटक में पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक चीज याद करो, वाकाटकों की राजधानी कहाँ पे थी, नंदीवर्धन नागपुर वाला क्षेत्र, ठीक है, विदर्भ बरार वाला क्षेत्र, ठीक। तो इसने जब नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किया अपने राज्य विस्तार के कारण, है ना, जब इसने महाराष्ट्र के और आगे जाने का ट्राई किया, है ना, और आक्रमण किया किसके ऊपर, नरेंद्र सेन के ऊपर, और उसकी राजधानी को पूरा जला डाला, है ना, नष्ट कर दिया इसने। और उसके बाद इसने क्या किया, नहस कर, है ना, तहस नहस कर राजधानी को, जो नागपुर प्लस बरार वाले क्षेत्र में अपना नियंत्रण, ठीक है, किसने नियंत्रण किया, भौदत्त वर्मा ने, ठीक है, भौदत्त वर्मा ने, क्योंकि जीता कौन था, भौदत्त वर्मा था, ठीक है। ये कहानी एक बार वापस से बता दिया, ठीक। इसकी उपाधियां थी, भौदत्त वर्मा की 2 उपाधि लिखना, उपाधि में लिखना, पहला था महाराजा और दूसरा है भट्टारक। पहली उपाधि है महाराजा, दूसरी उपाधि है भट्टारक। भट्टारक अर्थात अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, भट्टारक अर्थात युवराज होता है ना। तो 2 उपाधियां कौन कौन सी थी, महाराजा और भट्टारक। महाराजा इसलिए था क्योंकि ये अपने राज्य को किसी और राज्य के अधीन या किसी और राज्य के संरक्षण में नहीं मानता था, है ना, अपने राज्य को स्वतंत्र मानता था, इसकी वजह से इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। दूसरा भट्टारक, जो कि उसका मीनिंग होता है, उसका अर्थ होता है युवराज, जो भी आगे बताऊंगा, ठीक है। उपाधियां 2 हो गई, ठीक। अब क्या था, इसकी पत्नी थी, पत्नी का नाम लिखना, अचाली भट्टारिका। अचाली भट्टारिका, ठीक है, पत्नी कौन थी, अचाली भट्टारिका। इसके 2 पुत्र थे, 2 पुत्र थे। पुत्र कितने थे, 2। उसमें से जो बड़ा था, ज्येष्ठ पुत्र जो था, वो कौन था, अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक था। और जो छोटा पुत्र था वो कौन था, अर्थपति भट्टारक के बाद स्कंद वर्मा। ठीक है, यहां तक समझ आया सबको। भौदत्त वर्मा के कितने सोने के सिक्के मिले हैं, 1। तो यहां पे एक लाइन और लिखना, इसने सोने के सिक्के जारी किए थे, सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चलिए एक बार भौदत्त वर्मा का देख लेना। जो तिथि थी वो 440 से 460, 20 वर्षों के लिए। ये किसका पुत्र था, वराहराज का पुत्र था। कौन, भौदत्त वर्मा। ठीक है, कौन से भगवान की पूजा करता था, शिव भगवान की, शंकर भगवान की। इसलिए इसका धर्म क्या था, शैव धर्म था। ठीक है, शिव जी की पूजा करता था करके शैव धर्म था। इसका ताम्रपत्र कौन सा है भौदत्त वर्मा का, रिद्धिपुर ताम्रपत्र है। ठीक है, भौदत्त वर्मा का रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभी हमने पढ़ा था, अमरावती महाराष्ट्र में मिला है। उसमें क्या जानकारी मिलती है, इसने नरेंद्र सेन जो कि वाकाटक राजवंश का है, शासक है, उसकी राजधानी पर इसने आक्रमण किया, उसे परास्त किया और उसकी राजधानी को तहस नहस करके जला दिया। ठीक है, और चूंकि इसकी राजधानी जो थी नरेंद्र सेन की
विदर्भ नागपुर वाला क्षेत्र था, तो नागपुर और बरार या फिर विदर्भ वाले क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया भवदत्त वर्मा ने। ठीक है, ये कहानी समझ आ गई, एक बार रिपीट हो चुका है। ठीक, इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी? महाराजा। महाराजा क्यों? क्योंकि अपने राज्य को स्वतंत्र मानता था, किसी के अधीन नहीं मानता था। ठीक है, और दूसरी है भट्टारक की उपाधि। पत्नी का नाम अचाली भट्टारिका, सब भट्टारक है तो पत्नी भी भट्टारिका होगी। ठीक है, पुत्र, दो पुत्र हैं, अर्थपति भट्टारक और दूसरा है अर्थपति भट्टारक ज्येष्ठ पुत्र, दूसरा है स्कंद वर्मा। ठीक है, और इसने क्या किए थे? सोने के सिक्के जारी किए थे, जो कि हमने पहले पढ़ चुका है। 32 में से एक जो सोने का सिक्का है वो किसके काल में और किसके द्वारा जारी किया गया था? भवदत्त वर्मा के काल में, भवदत्त वर्मा द्वारा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, 5 शासकों के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, बाकी के जो 7 शासक हैं उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि छोटा छोटा सा है, आधी क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मैदानी क्षेत्र के जो राजवंश है, क्षेत्रीय राजवंश, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो भी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास अहमद सर की होगी, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, वैसे भी बहुत कम लोग जुड़े हो। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।